नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र एक पर जो हमारा डिस्कशन चल रहा था दोस्तों, भारत की विदेश नीति पर, जिसमें आज हमारा सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मानव अधिकार आयोग पर। मानव अधिकार को समझते हुए किस प्रकार से मानव के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस प्रकार से मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, और फिर उसके बाद में किस प्रकार से प्रत्येक देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है, उन सब पर हमारी एक आज विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें हम कंप्लीटली मानव अधिकारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तो हम बात करेंगे ही साथ में भारत में उपलब्ध प्रत्येक नागरिक को मानव अधिकारों के बारे में भी हमारे यहाँ पर आज चर्चा होगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की, आज के सेशन की। और शुरुआत करें उससे पहले प्रज्ञान हिंदी जी के नाम से नया चैनल बना दिया गया है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें। निशुल्क है, पूरी तरह निशुल्क होगा दोस्तों। ये सभी एग्जाम जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ये सभी एग्जाम पर तैयारी कराई जाएगी नोट्स के साथ में। ठीक है, प्रिंटेबल नोट्स होंगे, प्रिंटेड नोट्स होंगे, चलिए पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे दोस्तों सभी नोट्स। और अभी बता दें, जो क्लासेस अभी बीए को लेकर चल रही है, इसके सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य प्लेलिस्टों की भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी गई है। और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लिया करें दोस्तों, उससे आपको क्लास की सभी लिंक मिलती रहती है ना। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है यूनिट 5 में हम अब एंट्री कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे मानव अधिकारों पर। पहला टॉपिक होगा हमारा आज का मानव अधिकार। ठीक है, ये लोगो भी आप देख रहे हैं, यही लोगो दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। ये जो भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः जो ये लिखा हुआ है ना, यही लोगो है हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। ठीक है, उसके बाद में जिन जिन राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर रखा है, उनका लोगो अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सारांश देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम किन किन बातों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्याख्या पर फोकस करते हुए व्याख्या को देखेंगे, और मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या होता है, ये सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसको देखेंगे। इसके तुरंत बाद में इस घोषणा पत्र में कितने प्रावधान थे जो कि आवश्यक थे, उन पर चर्चा होगी। इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मानव अधिकार और भारत, अर्थात ये कि भारत में मानव अधिकारों को कितना संरक्षण प्रदान किया गया है, क्या भारत में क्या व्यवस्था की गई है मानव अधिकारों को लेकर के, उन सब पर भी हमारी एक समग्र चर्चा यहाँ पर होने वाली है। क्लियर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले हम जरा इसकी व्याख्या पर एक नजर डाल लें, व्याख्या पर एक दृष्टि डाल लें, जिससे हमारा ये क्लियर होता चले, पूरा फंडा क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करना। देखिए, सिर्फ आपको शांत होकर बैठना है और अच्छे से सिर्फ सुनना है ना। अच्छे से अगर एक बार आपने सुन लिया ना, तो ही आपका पूरा मैटर है पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचेगा, है ना। रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए वैसे दोस्तों, जहां ये आप हेडिंग देख रहे हैं मानव अधिकार, तो मानव अधिकार का अर्थ क्या हुआ, कुछ सोच के देखिए। मानव अधिकार मतलब मानवों को मिलने वाले अधिकार। ठीक है ना। अगर आज सोचिए, अगर आज आपको कोई भी अधिकार प्रोवाइड नहीं किया जाए, सरकार के द्वारा कोई भी अधिकार आपको नहीं दिए जाए, तो ये बताइए कि वास्तविक रूप से आप जिंदा तो है, पर क्या जी पाएंगे? अगर कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलेगा तो क्या आप जी पाएंगे? बल्कि कोई नहीं जी पाएगा, है ना। तो अधिकारों का यहाँ पर वही महत्व निकल रहा है कि व्यक्ति के लिए आवश्यक अधिकार, जिनके माध्यम से वो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके और खुशहाल जीवन जी सके। तो ऐसे कुछ अधिकार आइए स्लाइड को पढ़ते हैं, पूरा एकदम क्लियर। इसमें कुछ
ज़्यादा समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस खाली इसमें कुछ जो ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें नहीं पता होती तो उनके बारे में पता लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें एकदम सिंपल सी टर्म है, कुछ भी नहीं है। देखिए, मानव अधिकार का अर्थ है व्यक्ति के उन नैसर्गिक अधिकारों। नैसर्गिक अधिकार मतलब क्या होता है दोस्तों? नेचुरल, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स मतलब प्राकृतिक अधिकार, ऐसे प्राकृतिक अधिकार जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कि सबसे बड़ा जो हमारा प्राकृतिक अधिकार है वो है शुद्ध सांस लेने का अधिकार। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास में शुद्ध सांस लेने का अधिकार नहीं होता तो क्या कोई भी प्राणी आज जिंदा रह पाता? प्रत्येक सांस लेने वाला प्राणी क्या जीवित रह पाता? बिल्कुल नहीं रह पाता, है ना। तो हमें जो प्राकृतिक अधिकार प्रकृति की ओर से प्राप्त हुआ है या हुए हैं, इन अधिकारों को जिनके बिना मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता और अपने मानवीय गुणों का भी विकास नहीं कर सकता, मानवीय गुण जैसे बुद्धि, विवेक या अंतर आत्मा, इनका विकास नहीं कर सकता, उन सबको हम मानवीय या कहे मानव अधिकारों के रूप में जानते हैं। मानवीय गौरव और प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए, मानव के गौरव और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए मानव अधिकार अनिवार्य है और इन्हीं में मानवीय जीवन स्तर की उन्नति समाहित है और सामाजिक प्रगति भी समाहित है। ठीक है, तो व्याख्या में बस ये कुछ बेसिक पॉइंट ही आपको लिखने होते हैं। ठीक है, ये लिखने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मानव अधिकारों के घोषणा पत्र पर। इसको शुरू करें उससे पहले कुछ बातें सुन लीजिए। घोषणा पत्र मतलब क्या? मानव को अधिकार मिले, मानव को, अब देखिए अगर हम भारत की बात कर रहे होते तो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ही व्यवस्था की जाती। हम और नीचे से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 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 हम आपकी या आपकी फैमिली में से किसी भी एक छोटे पर्सन की अगर बात कर रहे होते तो आपके अधिकार कौन डिसाइड करेगा? आपकी फैमिली में जो मुखिया होगा आपके फैमिली का, जैसे कि पिताजी, माताजी या पिताजी, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन, कोई भी हो सकते हैं, तो वो आपके अधिकारों को डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से राइट दिए जाए। ठीक है ना। अगर इस लेवल को हम थोड़ा सा ऊपर उठा दें, अगर हम इसको राज्य पर पहुंच जाए तो राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा, मतलब मुख्यमंत्री स्वयं नहीं करेगा बल्कि वो एक आयोग बनाएगा, एक अलग से विभाग बनाएगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे राज्य का मानव अधिकार आयोग, है ना, या राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम पूरे देश की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया जाएगा जिसे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहेंगे। क्लियर है। अब अगर हम एक देश की बात कर रहे थे, अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व को मॉनिटर करने वाला जो संगठन है जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा एक मानवाधिकार आयोग बनाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर हुआ। तो अब हम जो है अभी स्टार्टिंग में बात अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में ही करेंगे, जिसका निर्माण किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक परिषद के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। तो वो जो आयोग बनाया है वो आयोग, उस आयोग को ये काम दिया यूनाइटेड नेशन ने और कहा कि मानवों को कौन कौन से अधिकार आवश्यक है जो मिलना चाहिए, ऐसे आवश्यक अधिकारों की एक सूची बनाकर हमारे पास लेकर आइए। तो आयोग ने मानवों से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट 30 अधिकारों, 30 नहीं माफ करना, कुछ ज्यादा अधिकार थे उसमें तो, है ना, तो कुछ अधिकारों की एक सूची बनाई, सूची बना करके यूनाइटेड नेशन को दे दी, या कहे कि यूनाइटेड नेशन की जो सभा बैठती है उसको महासभा बोलते हैं, तो उस महासभा को प्रोवाइड कर दी। महासभा ने कुछ थोड़े वो संशोधन करके उस रिपोर्ट को अपना लिया। ठीक है ना, और उसको लागू कर दिया कि प्रत्येक देश, सभी देश मानवों को ये अधिकार प्रोवाइड करे। तो जो रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवों के अधिकारों को लेकर के, उसी को हमने यहाँ पर कहा घोषणा पत्र। क्लियर है, सार्वभौमिक घोषणा पत्र। अब आया समझ? ठीक है ना। अब चलिए, जो मैंने अभी तक आपको पूरा स्टोरी समझाई है वो जरा आप स्लाइड में पढ़ लेते हैं, वही सेम स्टोरी आपको स्लाइड में पढ़ने को यहाँ मिलेगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, कुछ मैटर मेरे पीछे आए, उसको जरा माइंड मत करना, कुछ समय के लिए हम हट जाए करेंगे।
है ना, बीच बीच में हट जाएंगे तो वहां से आप, और वैसे तो आपको नोट्स मिल ही जा रही ना, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है 5, डाउनलोड करके आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्ट में अनेक स्थानों पर मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए चार्ट की प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तिगत महत्व और गौरव तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मतलब ये कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, या कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी अनुच्छेद है मानव अधिकारों के लिए स्पेशली कोई अनुच्छेद नहीं बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन हाँ मानव अधिकारों की झलक संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई है, व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व की बात, उसके गौरव की बात, स्त्री पुरुष में समानता की बात, ये सारी बातें आपको उसकी प्रस्तावना में अर्थात यूनाइटेड नेशन की प्रस्तावना में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हालांकि एक अलग से सेक्शन तो नहीं बनाया गया है मानव अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशन में, लेकिन जी हाँ उसके कहीं ना कहीं अलग अलग अनुच्छेदों में कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लेख देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ को इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि कहीं ना कहीं अब आगे चलकर मानव अधिकारों को एक वास्तविक रूप दिया जाए या उनको सेपरेट कर दिया जाए। तो अब कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती, जरा समझिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी आर्थिक और सामाजिक परिषद, कौन सी आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो आर्थिक कार्य करने वाली हो और जो सामाजिक कार्य करने वाली हो, उस परिषद को मानव अधिकारों पर योजना प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा। अर्थात ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उस परिषद से कहा कि साहब आप मानव अधिकारों पर एक योजना बनाइए, ये काम दिया। तो संयुक्त जो परिषद थी, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है यूनाइटेड नेशन की, उसने 1946 में एक आयोग की स्थापना कर दी, और उस आयोग पर नाम दिया मानवाधिकार आयोग। ठीक है, और अब इस परिषद ने मानवाधिकार आयोग से कहा कि अब आप मानव के अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र तैयार करें, या वही जो प्रस्ताव प्रारूप था ना वो तैयार करे, अधिकारों वाली एक लिस्ट तैयार करे, उसी को यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये किसने काम दिया? यूनाइटेड नेशन की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की, और उस आयोग को ये काम दिया कि आप मानव अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र तैयार करें। और आगे ये कहानी कंटिन्यू रहती है, और 3 साल मानव अधिकार आयोग इस पर काम करता है, और 3 साल में ऐसी एक रिपोर्ट या कहें कि अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार करके, और यूनाइटेड नेशन की जो सभा होती है, उस जिसे हम महासभा बोलते हैं, उसके सामने वो रिपोर्ट रख देता है। कौन? मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है उसने उस रिपोर्ट में आयोग के द्वारा प्रस्तुत उस रिपोर्ट में कुछ संशोधन करने के बाद में उसे एक्सेप्ट कर लिया, सर्वसम्मति से 1948 को स्वीकार कर लिया। इसे ही मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 10 सितंबर को प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को, वहां पर ना सितंबर बोल दिया शायद मैंने, 10 दिसंबर को हर साल मानव अधिकार आयोग मनाया जाता है, और ये इसी में डिक्लेयर हुआ था कि आज से अब 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है ना, तो घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित घोषणा पत्र जो दिया था, जो घोषणा पत्र मानव अधिकार आयोग ने जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था महासभा के सामने, उस घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 30 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो घोषणा पत्र महासभा द्वारा प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत है। अर्थात ये जो घोषणा पत्र है ये सब देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक है। इसका मतलब क्या हुआ? समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो घोषणा पत्र मानव अधिकार आयोग ने
पेश किया वो घोषणा पत्र सभी देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब कि जो नियम या रूल्स जो उसमें बताए हैं कि आपको ये फॉलो करने ही होंगे, ऐसा नहीं है, स्वैच्छिक है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने स्पष्ट कहा पूरे विश्व दुनिया के देशों से कि आप इनको फॉलो करके और अपने मानवों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, हालांकि ये एक इसकी अर्थात इस मानवाधिकार आयोग की सबसे बड़ी कमी भी यही बताई जा रही है कि ये बाध्यकारी नहीं है। जब बाध्यकारी नहीं होंगे तो दुनिया के देशों में जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा, वो लोग अधिक सक्रिय नहीं होंगे इसको लेकर, मानव अधिकारों को लेकर के। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमने क्या बोला था, प्रस्तावना के साथ साथ में 30 अनुच्छेद है, 30 अनुच्छेद है। तो दोस्तों 30 अनुच्छेदों की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं स्वयं नहीं पढ़ूंगा, ये सिर्फ पढ़ना है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ेंगे वैसे ही समझ जाएंगे। वैसे डिटेल देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डिटेल लेकर आया हूँ। 30 अनुच्छेद पूरे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये 30 अनुच्छेद है दोस्तों, ये 3 पेज में देखिए, ये 30 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये 30 अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके 30 अनुच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के ही आगे बढ़ना है। ओके, मतलब इसको पढ़ करके आगे बढ़ना है, अर्थात इसके आगे वाले चैप्टर पर बढ़ना है। पढ़ के तो आप आगे बढ़ोगे ही, वो बढ़ ही रहे हो। ठीक है, चलिए, तो घोषणा पत्र में यह भी स्पष्ट लिखा गया था कि इसके तहत जो अधिकार दिए जा रहे हैं, इस घोषणा पत्र के द्वारा जो मानवों को अधिकार दिए जा रहे हैं या जो स्वतंत्रताएं दी जा रही है, इनका प्रयोग कोई भी व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध में किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा, किसी भी रूप में नहीं करेगा। और विश्व के अधिकांश देशों ने इस घोषणा पत्र को अपने देश के कानूनों के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। मतलब कुछ देशों ने तो इस घोषणा पत्र को ही स्वीकार कर लिया और पूरे के पूरे को एक अधिनियम बना करके और लागू कर दिया अपने देश में। ठीक है, तो घोषणा पत्र में उल्लिखित अधिकारों के व्यापक आयाम को देखते हुए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। चूंकि इस पूरे घोषणा पत्र में जो 30 अधिकार दिए गए थे लोगों को, बहुत बड़े बड़े अधिकार थे, इस कारण से ये पूरे विश्व में दिए गए अधिकारों को इसको एक मैग्ना कार्टा का रूप दिया। मतलब जब बहुत कुछ ज्यादा प्रोवाइड किया गया लोगों के लिए, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसको दी गई है। परंतु घोषणा पत्र एक प्रस्ताव मात्र है, जो ये प्रतिबंधित नहीं, कुल मिलाकर के ये प्रतिबंधित नहीं है, जिसके उपबंधों के पालन की राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है। किसी राष्ट्र पर ये बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे मानव अधिकार और भारत, मतलब भारत में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है। तो इसको समझने के लिए हम 4 पॉइंटों के या 4 बिंदुओं का सहारा लेंगे, 4 बिंदुओं के माध्यम से इसे हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, उसके बाद कार्य और शक्तियां, मानव अधिकार, राज्यों के मानव अधिकार और जांच प्रक्रिया, क्या जांच प्रक्रिया क्या होती है, इसके माध्यम से क्या जांच प्रक्रिया है। तो इसी के तहत दोस्तों हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। इसमें चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से दोस्तों, इसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अब तक आप ये तो बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि मानव अधिकार आयोग होता क्या है। और अभी जो हमने बात की थी मानव अधिकार आयोग की, वो था अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरे विश्व के लिए, जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया गया एक मानव अधिकार आयोग, जो पूरे विश्व के मानवों के लिए अधिकार प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से अब विभिन्न देशों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जितने भी सदस्य देश है, सबके द्वारा अपने अपने देश में एक अलग से राष्ट्रीय आयोग की निर्माण किया गया, मानव अधिकार आयोग का निर्माण किया गया। उसी प्रकार से भारत में भी एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निर्माण किया गया, मानव अधिकार आयोग बनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, अर्थात ये
कि एक ऐसा मानव अधिकार आयोग बनाने के लिए सरकार ने 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से एक अधिनियम लागू किया और उस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब इस आयोग में सवाल उठता है कि इस आयोग में कौन कौन होगा। तो दोस्तों इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष कौन होगा, इसमें अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या हम बन सकते हैं, क्या कोई भी आम व्यक्ति बन सकता है? तो जी नहीं दोस्तों, किसी भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अगर सभापति या अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने आवश्यक है, मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो मानव अधिकार आयोग के जो चीफ होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश समझ रहे ना कि इससे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान की अगर बात करें तो 34 न्यायाधीश है। 34 न्यायाधीश में से एक न्यायाधीश मुख्य है, बाकी 33 न्यायाधीश उनके अंडर में आते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी अन्य को हम पीठासीन न्यायाधीश बोलते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से एक सदस्य स्पेशल होंगे, एक सदस्य स्पेशल होंगे, वो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, लेकिन कौन से? पीठासीन न्यायाधीश होंगे। ठीक है। और 2 ऐसे सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो। क्लियर है। और आयोग के कार्यों के निष्पादन के लिए अर्थात आयोग के कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। अब ये आयोग कैसे काम करेगा? अब आयोग काम करे उसके लिए अलग, इस आयोग ने अलग अलग आयोग बनाए, अपने सभी को अलग अलग बांटे। जैसे कि एक आयोग बनाया अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अल्पसंख्यक जनसंख्या के लिए, तो उसको नाम दिया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज। ठीक है। उसके बाद में एक अलग से बनाया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग आयोग बनाए गए कास्ट के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। और इस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना काम करना प्रारंभ किया इन आयोगों के माध्यम से या इन आयोगों के द्वारा। क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट पर मूव करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कार्य और शक्तियों की। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका कार्य क्या है, शक्ति क्या है? तो दोस्तों जो ये अधिनियम इसके लिए लेकर आए थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993, इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कुछ शक्तियां और कुछ कार्य मानवाधिकार आयोग को दिए गए थे। जैसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी और की मानव अधिकारों के उल्लंघन की याचिका की जांच करना। मतलब ये कि जो मानव अधिकार आयोग है किसी व्यक्ति की जो याचिका होती है उसकी जांच कर सकता है। नेक्स्ट है मानव अधिकारों के उल्लंघन अगर हुआ है तो उससे संबंधित न्यायालय में लंबित किसी मामले में न्यायालय के अनुमति से हस्तक्षेप करना। मतलब मानव अधिकार आयोग किसी न्यायालय में चल रहे केस में भी हस्तक्षेप कर सकता है, बशर्ते कि वो केस मानव अधिकारों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सरकार को सूचना देकर जेलों की व्यवस्था का निरीक्षण करना। राज्य सरकार को सूचना देकर के और जो जेल में किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, कैसा रहन सहन है, कैसा खाना दिया जा रहा है जेल कैदियों को, ये सारी व्यवस्थाएं देखना वहां पर, उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं ये। इसके अलावा मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक तत्वों के निराकरण के लिए संस्तुति करना, ऐसे अन्य कार्य जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हो, ये सारे कार्य जो है मानवाधिकार आयोग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानवाधिकारों कुल मिलाकर के राज्य आयोग या राज्यों के मानवाधिकार आयोग, ऐसा बोल सकते हैं इसको सिंपल करके, राज्यों के मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है। चलिए, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के स्तर पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो मानवाधिकार आयोग की स्थापना करे ही करे। अभी भी भारत में कुछ ऐसे राज्य है जहां पर मानवाधिकार आयोग है,
बाकी राज्यों में नहीं। जैसे जैसे कि कुछ राज्यों की लिस्ट ये रही है, जैसे पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, केरल, इन राज्यों में मानव अधिकार आयोग है, बाकी में नहीं है। ठीक है ना। तो मानव अधिकारों के राष्ट्रीय आयोग की भांति राज्यों में मानव अधिकार आयोग का प्रावधान है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है राज्यों के लिए, इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है अधिनियम एक। और ये जो इच्छा है, इच्छा पर डिपेंड करता है, यही एक दुर्बलता है हमारे राष्ट्रीय आयोग की। यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लिए बाध्यकारी होना चाहिए था कि प्रत्येक राज्य में मानव अधिकार आयोग का होना जरूरी है ना। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन के ज्यादा मामले राज्यों के क्षेत्र में ही होते हैं। मानव अधिकारों को जो छीना जाता है ना, वो राज्य क्षेत्र में ही ज्यादा छीना जाता है। राज्य में ऐसे आयोग का होना अनिवार्य होता था, लेकिन वहां पर स्वेच्छा के ऊपर रख दिया गया है, जो कि हमारे अधिनियम की सबसे बड़ी दुर्बलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा चुका, इन राज्यों में किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है जांच प्रक्रिया। तो इंक्वायरी कैसे करता है, इसकी इंक्वायरी की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो मानव अधिकार संबंधी किसी शिकायत की जांच करने के लिए मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार, किसी संगठन, प्राधिकारी, इन सबसे सूचना की मांग कर सकता है। यदि आयोग को यह ज्ञात हो जाए कि अब आगे और जांच करने की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार के द्वारा वांछित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, तो आयोग उसको स्थगित भी कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने समग्र रूप से पूरे मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों पर बात करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को देखा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को देखा, राज्यों के मानव अधिकार आयोग पर भी बात की, और हमने अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में विद्यमान 30 प्रमुख अनुच्छेदों को भी देखने का प्रयास किया। हालांकि हमने उस पर डिस्कस नहीं किया, ये आपके लिए मैंने सुरक्षित रख दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स डाउनलोड करके वो 30 अनुच्छेद पढ़ जरूर लेना, अन्यथा आपका अध्ययन अधूरा रह सकता है। और अभी तुरंत पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका डाटा जो है और इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और ये मैटर पूरा एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा हमारा वैश्वीकरण पर। किस पर होगा? वैश्वीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।